नागपुरी कवि गिरिराज को घासीराम सम्मान पुरस्कार कब मिलक। यानी कि ये गिरिराज किन्हें बोला गया है, अभी हम लोग टोटल डिटेल्स जानेंगे। तो गिरिराज किसे किन्हें बोला गया है, तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को क्या बोला गया है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जो उपनाम है गिरिराज है। भाई इनको डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को घासीराम सम्मान पुरस्कार कब दिया गया, 25 जनवरी 2004 को। तो मैं बता दूं कि इनका जो है 25 जनवरी को घासीराम सम्मान मिला। भाई इनका जन्म कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 2004 को इनका जन्म हुआ था खुट्टी जिला में। कहाँ, खुट्टी जिला में। कौन सा जगह, बेलवा दाग। खुट्टी जिला में कहाँ हुआ था, बेलवा दाग में हुआ था। भाई इनके पिता का क्या नाम था, तो इंद्रनाथ गोंझू नाम था। पिता का क्या नाम था, इंद्रनाथ गोंझू। क्या नाम था, इंद्रनाथ गोंझू। नेक्स्ट, लालमणि देवी किनका नाम था, इनके माता जी का नाम था। लालमणि देवी किनका नाम था, इनके माता जी का नाम था। भाई इनका जो देहांत हुआ ना, कितने वर्ष की आयु में हुआ इनका देहांत, है ना, कितने वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ, तो 81 वर्ष की आयु में इनका जो है देहांत हुआ। टोटली 81 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। कब, 15 अप्रैल 2021 को इनका जो है रांची रिम्स में निधन हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या है, कहाँ हुआ था निधन, रांची रिम्स में 15 अप्रैल 2021 को। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का क्या नाम है भाई, पत्नी का सरस्वती देवी या फिर गोंझू, ये हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार का डिटेल्स देखने के लिए आप संपूर्ण वीडियो देखिए। यहाँ जो आपका आज कराया जा रहा है नागपुरी का जो है विश्लेषण, यानी कि फुल नागपुरी सेट का जो है 3 का विश्लेषण कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ विश्लेषण आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, नागपुरी जो टेस्ट 3 है उसका पूरा फुल एनालिसिस देखेंगे। अगर आप लोगों ने एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ जो है अभी नागपुरी टेस्ट सीरीज का बौछार हो रहा है। ठीक है, एकदम बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। ठीक ना, ऐसा प्रश्न आप कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपका जो है सारे जो है न्यू सिलेबस के आधार पर है। और यहाँ जो है 20+ आपको सेट अवेलेबल है एडी क्लासेस पर। वनली कितना, 149 में। कितना, 149 में। एडी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो संपूर्ण कोर्स एडी क्लासेस पे अभी मिल रहा है 399 में फुल कोर्स मिल रहा है। एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। कितना, फुल कोर्स। ठीक है, फुल कोर्स, यहाँ कोई ठगा नहीं जा रहा है, क्योंकि टोटल वीडियो नागपुरी का कहाँ अपलोडेड है, यूट्यूब पर अपलोडेड है। कहाँ अपलोडेड है, यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर आप लोग को देखना हो तो यूट्यूब पर जाकर टोटल वीडियो आप देख सकते हो। कहाँ, तो यूट्यूब पर। संपूर्ण जो क्लास है फ्री है। झारखंड का भी सेट अवेलेबल है, झारखंड करंट अफेयर्स का भी सेट अवेलेबल है। तो अभी हम लोग चलेंगे नागपुरी टेस्ट सीरीज का टोटल फुल जो 100 क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस एकदम डिटेल्स में जानेंगे भाई, है ना। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि विवरित नागपुरी व्याकरण में विवरित व्यंजन निम्न में से कौन है ना। विवरित व्यंजन निम्न में से कौन है भाई, तो देखिए यहाँ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा आंसर, आ होगा। विवरित, भाई विवरित का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि विवरित का मतलब क्या होता है। तो विवरित का जो अर्थ होता है वो जीभ के नीचे से जिसका उच्चारण हो, दो ना, जीभ के नीचे से जिसका उच्चारण हो वो क्या कहलाता है, विवरित व्यंजन। तो निम्न में से विवरित व्यंजन कौन सा है, आ है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी भाषा व्याकरण कर अर्धमाला यानी कि वर्णमाला में, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी भाषा व्याकरण कर वर्णमाला में अर्ध प्रसृत ध्वनि कर संख्या कितना है। अर्ध प्रसृत ध्वनि कर संख्या कितना है भाई, तो 1 है ना, 1 है। अभी तक आप लोगों ने जो नागपुरी का मैराथन क्लास है, 5 घंटे का मैराथन क्लास कराया गया है। ठीक है, वो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे। 5 घंटे का मैराथन क्लास संपूर्ण नागपुरी है, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया, आप जरूर देख लेंगे। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट लगाने हेतु, है ना। और यहाँ देखिए 5 घंटे का 1300 MC का प्रैक्टिस सेट है। 1300 MCQ प्रैक्टिस सेट आपका सिर्फ व्याकरण का है, तो एकदम टोटल देख लेंगे, है ना। एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है। उड़ीस
कौन लिंग कर उदाहरण है के? उड़ीस कौन लिंग कर उदाहरण है के? तो उड़ीस जो है कौन लिंग कर उभयलिंग। भाई उभयलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह जो व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग उभयलिंग कहते हैं। ठीक है। बेलिंग किसे कहते हैं? तो बेलिंग जो संसार की सभी निर्जीव वस्तुएं बेलिंग में आते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल कौन सा लिंग कर उदाहरण है के? तो आप क्या बोलिएगा? मोबाइल कौन सा लिंग का उदाहरण है के? तो ये भाई बेलिंग है। जितने भी संसार के, पलंग कौन सा है, तकिया कौन सा है, बुक कौन सा है, तो जितने भी सारे निर्जीव वस्तुएं आती हैं वो बेलिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कंफर्म है ना। चलिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आपको समझाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी ये सब जानते हैं, है ना। चलिए, ये जो आपका एनालिसिस है आपको कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। और देखिए, मैं आपको, आप लोग को, सभी को, स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा स्टैटिक प्लस टोटल संपूर्ण फ्री कराया जा रहा है। आप जल्द से जल्द एडी क्लासेस के साथ जुड़े, संपूर्ण क्लास करा दिया गया है फ्री ना। जो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं वो 399 उनके लिए फी है। ठीक है। और जो भाई जो अवेलेबल या एलिजिबल नहीं है, जो पैसा फी जिनके पास नहीं है, वो आप वीडियो देखकर, संपूर्ण क्लास फ्री है, आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो भाई जो और भी उभयलिंगी जो है ना, जैसे छौआ, आदमी, मूसा, भैंस, ये सब सभी लिंग जो है उभयलिंग कर उदाहरण है के। ठीक है। जो उभयलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह व्यवहार करता है वो उभयलिंग कहलाता है। तो ये बात तो समझ में आ गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये चीज़ बार बार आता है प्रश्न। ठीक है, ये चारों आप याद कर लेंगे, है ना। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग है के? है ना। देवल, निम्न देवल में से कौन नागपुरी उपसर्ग है के? तो ये अध है। ठीक है, अध है जो क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो आगे यूज होता है। जो आगे वाला पॉइंट को हम लोग लेते हैं उपसर्ग प्रत्यय यानी कि पीछे। ठीक है, ये एक देहाती ट्रिक जिसको बोलते हैं ना, वो है ट्रिक ना। प्रत्यय यानी कि पीछे वाला लेंगे हम लोग, और ये उपसर्ग है आगे वाला लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? निम्न में से दीर्घ स्वर है के? भाई दीर्घ स्वर निम्न में से कौन कौन है? तो दीर्घ स्वर का अर्थ क्या होता है? जो देखो जिसका उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम लगे, वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, और नागपुरी में स्वर टोटल 8 होते हैं। ये सिर्फ चारों आपको ना, ये सारी चीज आपको बताएंगे आगे। तो ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये 3 होते हैं। तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसमें आपको है उच्चारण करने का समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आ, बड़ी ए, बड़ी ऊ, इस प्रकार से, है ना। तो ये ज्यादा टाइम, यानी दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, छोटी ई, छोटी ऊ, तो इस प्रकार से आपका हो गया ये ह्रस्व स्वर, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी में 6 नंबर प्रश्न, नागपुरी में बुलेक्कर माने का हुईला? नागपुरी में बुलेक्कर माने का हुईला? तो बुलेक्कर जो माने होता है वो टहलना होता है। ठीक है, बुलेक्कर माने क्या होता है? टहलना होता है। एकदम इसे आप रट लेंगे, है ना। जितने भी सारे प्रश्न यहाँ टेस्ट सीरीज कराए जा रहे हैं वो एकदम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो है एकदम टोटल डिट्टो न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार सारे क्लास यानी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर कराया जा रहा है। ठीक ना। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सुनेक कर आधार पर, है ना, सुनेक कर आधार पर ध्वनि कर ना वर्गीकरण कै किस्म में करल जाइला? तो भाई 2 किस्म में करल जाइला। कितने किस्म में? यानी कि 2 प्रकार में बांटा जाता है ना। ध्वनि को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट, कबरा संज्ञा का सही स्त्रीलिंग रूप बताऊं। कबरा जो संज्ञा है इसका सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कबराइन, कबरीन, कबरी या फिर डी सौबे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर जो प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 9 नंबर प्रश्न, छौआ सुतेला वाक्य में जो है कौन क्रिया से संबंधित है? छौआ सुतेला वाक्य कौन क्रिया से संबंधित है? तो मैं बता दूं, अगर आपको नागपुरी में एक भी प्रश्न नहीं गलती करना है भाई, तो लिंक जो है नागपुरी व्याकरण का 10 घंटे का मैराथन क्लास
अपलोडेड है, वो आप वीडियो देख लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो छुआ सुतेला वाक्य जो है कौन क्रिया से संबंधित है? तो ये अकर्मक क्रिया है। भाई अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछने पर उसका आंसर ना मिले, दैट्स द मीन ऑफ अकर्मक क्रिया। और जो प्रश्न पूछने पर उसका आंसर मिल जाए वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि ऊ घर जाइला, है ना, ऊ घर जाइला, ऊ घर जाइला, तो ऊ कहाँ जाइला? ऊ घर जाइला, कहाँ का देखो आंसर मिल गया, मुझे जो प्रश्न पूछे उसका आंसर मिल गया, यानी कि ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सकर्मक। और ऊ जाइला, भाई कहाँ जाइला? पते नहीं खे, तो एकर में का हो जाई? तो एकर में अकर्मक क्रिया हो जाइला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 10 नंबर प्रश्न है, निम्न देवल में से कालवाचक, ठीक है, निम्न देवल में से कालवाचक क्रिया विशेषण कौन है के? निम्न देवल में से कालवाचक क्रिया विशेषण कौन है के? तो ये देखिए कालवाचक सब है, रोजे रोज, ठीक है, दिनों दिन, कामे काम, ये सारे जो हैं क्या चीज़ हैं? कालवाचक आपका इसमें विशेषण है। ठीक है, तो नागपुरी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भाई? ठीक है, नागपुरी में कितने प्रकार के विशेषण होते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 4। आप, मुझे उम्मीद है कि 10 घंटे का जो मैराथन क्लास है, 5 घंटे का टोटल डिटेल्स बताया गया है और 5 घंटे में 1300 MCQ क्वेश्चंस बनाया गया, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे लोग वो वीडियो को देख चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो क्रिया विशेषण है कितनी प्रकार का होता है नागपुरी में? 4, 5, 6, 8, कितने प्रकार का होता है? मुझे भाई विशेषण भी चाहिए, है ना, कमेंट सेक्शन में आपको विशेषण भी कमेंट करना है। अगर आप रियल में स्टूडेंट हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे ताकि आपको एग्जाम सेंटर में याद रहे, कंफ्यूज ना होवे। तो विशेषण और क्रिया विशेषण आपको डैश करके लिखने हैं कि कितने प्रकार में बांटा गया है ना। चलिए, अर्थ के आधार पर, है ना, संबंध बोधक अवयव कर कैठो भेद होवेला? अर्थ के आधार पर, का चीज के आधार पर रे भाई? अर्थ के आधार पर, ठीक ना, अर्थ के आधार पर जो संबंध बोधक अवयव कर कैगो भेद होवेला? तो ये चीज 8 गो भेद होता है, का चीज के? अर्थ के आधार पर। लेकिन अवयव कर कितना भेद होता है? ठीक है, 4, 5, यही 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, शब्द समासिक शब्द में समस्त पद के जुदा जुदा करे कर विधि के का कहल जाएगा? है ना, जो ऐसा शब्द जो शब्द के जुदा जुदा यानी कि अलग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। ठीक है, चलिए विग्रह से ये एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है ना। तो ये बताइए कि तिमी का अर्थ क्या होवेला? तिमी का अर्थ जो है का होवेला? तिमी का अर्थ का होवेला? तो तिमी का जो अर्थ होता है क्या होता है? जल्दी बताएं। देखिए, तैसन, तोय, ढूका, जल्दी बताएं। तिमी का जो अर्थ होता है वो क्या चीज होता है? तो वो जो होता है तैसन। क्या होता है? तैसन। तिमी का जो अर्थ होता है क्या होता है? तैसन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। मोहन कलम से लिख ले हैं, ई में कलम का है के? तो ई में जो है कलम का है के? तो बेलिंग है भाई। मैंने क्या बोला था? संसार के जितने वस्तु है वो सब बेलिंग में आएगा। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर एक प्रश्न आपके लिए, दिस इज द होमवर्क फॉर यू ऑल, है ना, कि अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य का जो होता है कितना भेद होता है? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएंगे। अर्थ के आधार पर अर्थ, ठीक है, अर्थ, नागपुरी में अर्थ का अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य का कितना भेद होता है? जल्दी बताएंगे, ठीक ना। चलिए तब तक हम लोग ये प्रश्न देखते हैं। तो नागपुरी में कई तरह के कारक कर व्यवहार हो ना, है ना। तो कितने तरह का नागपुरी में कारक का व्यवहार होता है? 8। ठीक है, व्यवहार 8 ही होता है, लेकिन कर्ता में जो है ना, कर्ता कारक में ना ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, 8 ही होता है, लेकिन कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है नागपुरी में, है ना। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो भाई मैंने अभी प्रश्न क्या पूछा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कितना भेद होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा? 8 होगा। सही आंसर कितना? 8 होगा। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ले से निम्न में से कौन कारक कर विभक्ति है? तो ले से जो है निम्न में से कौन कारक कर विभक्ति है? तो ये जो है आपादान,
कारक कर। ठीक है, मैं आपसे ये बता दे रहा हूँ कि जितने भी कारक है ना उसके विभक्ति चिन्ह आप याद रख लेंगे, क्योंकि विभक्ति चिन्ह से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और विभक्ति चिन्ह आपको याद रहेंगे तभी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। लोकधुन कितने प्रकार में बांटल गया लके? तो लोकधुन का कितने भाग में बांटल गया लके? 4 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? उबटन के लगावल जाइला। तो उबटन भाई मैंने पहले ही जब आप लोकगीत का आई थिंक आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर चुके होंगे, तो लोकगीत में क्या मैंने बताया था, क्या मैंने पढ़ाया था? तो उबटन जो है लड़का लोग को लगाया जाता है। किसको? लड़का लोग को लगाया जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत को कितने भागों में बांटा है? डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए मैं एक ट्रिक बताया था। परमार, डॉक्टर जो है श्याम परमार, प से परमार और प से 5, प से परमार प से 5, प से परमार प से 5, प से परमार प से 5। ठीक है, परमार 5, परमार 5, परमार 5। ठीक है, याद तो कंफर्म हो गया होगा। तो यानी कि डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में बांटे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीत का वर्गीकरण कितने श्रेणी में कर ले है? तो ये जो है राम नरेश त्रिपाठी 11। यही सूर्यकरण पारिक कितने भागों में बांटा है? सूर्यकरण पारिक जो है ये लोकगीत को कितने भागों में बांटा है ना? तो सूर्यकरण पारिक 29 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 29 भागों में। कितने भागों में बांटे हैं? तो 29 भागों में बांटे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है ना? और ये टेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा गीत केकर भेद आहे? एक हरिया झिंग फुलिया पहिल सांझा गीत केकर भेद आहे? तो ये जो है जनानी झूमर का ये भेद है। झूमर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, नागपुरी में झूमर का भेद कितना होता है? तो 3 होता है। कौन कौन सा? जल्दी बताएं। जनाना झूमर, जनानी झूमर, बंगला झूमर। ठीक है, नेक्स्ट, थकान उतारने का नृत्य संगीत कौन है? निम्न में थकान उतारने का नृत्य संगीत कौन है? ठीक ना, कौन है? तो ये भिनसरिया जनी झूमर जो है आपका थकान उतारा जाता है। ताली पीट कर इसमें गायन होता है, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो आपके लिए एक प्रश्न है कि लीला, ठीक है, लीला के बेटा के जब सांप काटलक, ठीक है, यानी कि सुशीला के गोहमन सांप डांसले हलक, उ का खातिर? तो ओहे ठिन कौन हलक? ठीक है, तो कौन थी? लीला थी। जब सुशीला के गोहमन सांप काटा था ना, सुशीला के गोहमन सांप काटा था, तो उस टाइम मैं बीच बीच में क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि आपका ध्यान भटके, है ना, ताकि आप भी प्रश्न जो है आप यहां आप एक सोच सके, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, रेगुलर वाइज आपके प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि जब सुशीला को सांप गोहमन सांप डसा, कहाँ डसा था? बाह में। तो उहे ठिन उह जगह कौन थी? लीला थी। कौन थी? लीला थी। नेक्स्ट आपका 22 नंबर प्रश्न है, उरांव लोग मन जदूरा को का कही ना? तो उरांव लोग जो है, उरांव जनजाति भाई लोग, तो उन लोग जो है ये जदूरा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इन लोग जो है जदूरा को जदिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जदिरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है 23 नंबर, उदासी गीत हके क्या चीज है? उदासी गीत पुरुष प्रधान है। उदासी गीत कब गाया जाता है? तो जेठ बैसाख के। ठीक है, जेठ बैसाख, गर्मी की एकदम गर्मी से पीड़ित होकर जो है उदासी गीत का गायन होता है। इसमें स्वर मधुर और धीमी आवाज में होते हैं। ठीक है, ऐसे वाद्य यंत्र बजते हैं जो धीमी आवाज बजे, है ना। चलिए, हरिपूत को जगाने के लिए 24 नंबर प्रश्न है, हरिपूत को जगाने के लिए, है ना, जगाने के लिए निम्न में से कौन नागपुरी शिष्ट कथा में कहल गेल के? तो जागा जागा में कहा गया है। तो भाई ये आप मुझे बता दे कि जागा जागा जो कविता है किनके द्वारा लिखा गया है? जागा जागा जो आपका शिष्ट कविता है यह किनके द्वारा लिखा गया है? CD सिंह के द्वारा, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है? CD सिंह के द्वारा, है ना। चलिए, जागा जागा किनके द्वारा लिखा गया है? CD सिंह। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न, जागा जागा के लेखक कौन है? CD सिंह। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न है, का कर चोट से गतर पर बोझ होवेला? का कर चोट से गतर कर बोझ होवेला? तो
पाप कर चोट से गतर यानी कि शरीर पर बोझ होवेला, यानी कि पाप जब हम करेंगे ना तो वो जो पाप का जो बोझ है वो हमारे गतर पर होगा, शरीर पर होगा। इसलिए हम लोग सभी को पुण्य करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य ना करें अपने लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप स्टूडेंट ना हो, अगर आप ना ऐसा कोई भी कार्य ना करिए जो किसी को दुख पहुंचे, ठीक है, भगवान भी आपका हेल्प करेगा। तो ये जो है बिरसा तोर याद से लिया गया है, जिनके लेखक जो हैं क्षितिज कुमार राय हैं, ठीक है, बिरसा तोर याद से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है, क्षितिज कुमार राय, ठीक है। नागपुरक भाईमन शिष्ट कविता में कवि, है ना, तान कर सीना का धरने का बात कहे हैं, है ना, जो सीना तान कर का धरने का बात कहे हैं नागपुरक भाईमन ये श्रेष्ठ कविता में, ठीक है। तो हथियार धरने को कहे गए हैं, क्या धरने को कहे हैं, हथियार धरने को कहे। भाई नागपुरक जो है भाईमन के कौन लेखक हैं, है ना। मैं बार बार लेखक क्यों बताता हूं, क्योंकि लेखक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और मैं सारे आपको क्वेश्चंस में लेखक का बताऊंगा, क्योंकि और सारे टेस्ट में, क्योंकि आपको ये कंठस्थ से याद हो जाए, है ना। अब याद है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो भाई भीम महतो कौन है, भीम के भाई, आप क्या बताए थे, भीम के भाई, है ना, नागपुरक भाई मनक, है ना। तो भीम के भाई यानी कि भीम महतो, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, तुलसी कर पौधा कहाँ लगावल गेलक, तुलसी कर पौधा कहाँ लगावल गेलक। तो याद कीजिए तुलसी और कैक्टस से ये प्रश्न लिया गया है, और इनके लेखक कौन है, तो धनेंद्र प्रवाही लेखक है। कौन है, धनेंद्र प्रवाही, कौन है, धनेंद्र प्रवाही इनके लेखक हैं। और जो है तुलसी का पौधा और कैक्टस से लिया गया है, तो तुलसी का पौधा अंगना कर बीचों बीच, और यही तुलसी के पौधा को कोई जो आया था और कबाड़ कर कैक्टस का पौधा लगा दिया था, वो घर के अररा में, कहाँ, किनारे किनारे। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, क्या कहता है भाई, 28 नंबर प्रश्न जो है, सेज पर पलंग, ठीक है, सेज पलंग पर डैश नहीं परे भाई कविता के ई जो पंक्ति के पूरा करूं। अब ई जो है ई पंक्ति कौन कविता से लिया गया है भाई ना, ई जो है आपका जो है कौन कविता से लिया गया है, और ये जो है खाली स्थान को क्या होगा। तो देखिए, सेज पलंग पर नींद नहीं पड़े रे भाई, है ना, ये आपका यहाँ कंफर्म हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही। और ये कौन से कविता से लिया गया है, तो जेठ मास अति से, जिनके लेखक कौन है, भरत नायक, है ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न, आयो कर पीठ, आयो मतलब माई होता है नागपुरी में, आयो कर पीठ कैसन सांस अटकल रहे। तो उसमें सूखल, भूखाल, पियासल, टटाल सभी प्रकार के जो है सांस अटकल रहे, है ना। तोर बेतरा से लिया गया है, ये जो प्रश्न लिया गया है ना, कहाँ से लिया गया है, तोर बेतरा से। भाई तोर बेतरा से इनके लेखक कौन है, गिरधारी राम गोंझू। और ये आप मुझे बताइए कि गिरिराज की माता का क्या नाम था, माता का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। लंबा लंबा का बाकिया है, लंबा लंबा 30 नंबर प्रश्न है, लंबा लंबा का बाकिया है। तो भाई लंबा लंबा क्या बाकी है आपका, है ना, तो घटाव, जोड़, गुना ना, ये सारे चीज़ है आपके। चलिए, और ये जो प्रश्न लिया गया है कहाँ से लिया गया है, नवा सालक नवा गीत, जो नवा सालक नवा शिष्ट कविता के जो लेखक हैं वो कौन है, कुमारी बासंती, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, गांव कर सांझ का लखे होवेला, गांव कर सांझ का लखे होवेला, तो बांझ लखे होवेला, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो है ये इनके लेखक हैं, जो यानी कि गांव कर सांझ के जो लेखक हैं कौन है, पांडे रविंद्रनाथ राम। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुलुक भारत का रचनाकार के है कई, तो ये जो है अजीज अंसारी जी हैं। अजीज अंसारी के लेख जो लिखे हैं, ये न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार जो नागपुरी जो शिष्ट कविता है वो कौन लिखे हैं, यानी कि मुलुक भारत अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, जगत जननी कविता कर अनुसार यमराज से की निहार लय, है ना, जगत जननी कविता कर अनुसार यमराज से कौन निहार लाई, तो ये सावित्री, सती सावित्री, यानी कि जो सावित्री ही ना अपना जमराज से भी लड़ने, अपना पति को बचाने के लिए चली गई थी। तो ये जो है जगत जननी से लिया गया है, और जगत जननी के जो लेखक हैं शकुंतला मिश्र हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जमराज से लड़े कौन निकल गई थी, सावित्री निकल गई थी। नेक्स्ट आपका जो है पोड़लो बरखा ऋतु, ठीक है, पोड़लो बरखा ऋतु ना शिष्ट गीत कर अनुसार। तो पहले ये मैं बता दूं कि पोड़लो बरखा ऋतु कौन विधा में छपला है, तो यह एक क्या है, यह एक गीत है। क्या है, पोड़लो बरखा ऋतु क्या है, एक गीत है ना। तो इसमें आप बताइए कि इस गीत में पद कितना है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है।
तो ये जो है पोड़लो बरखा ऋतु में शिष्ट गीत कर अनुसार बिरहे बेदन चीतू में चीतू कर अर्थ का हुएला। तो चीतू यानी कि यहाँ चित बोला गया है और चित यानी कि मन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। चलिए, पोड़लो बरखा ऋतु के जो लेखक हैं वह कौन है? रघुनाथ निरपति, है ना। इनके जो लेखक हैं कौन है? तो रघुनाथ निरपति इनके लेखक हैं। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। जो आगे का जो प्रश्न है कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, ठीक है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके के लेखक कौन है ना। यानी कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके शिष्ट गीत में आंखें किस प्रकार लटका हुआ है और इनके लेखक कौन है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इनके जो लेखक हैं कौन है? महंत घासी हैं। भाई महंत घासी का जन्म कब हुआ था भाई? ये आपको बता दिया गया है, डिटेल्स नहीं पढ़े हैं तो अवश्य पढ़ लेंगे। चलिए, तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके जो आंख है किस प्रकार लटका हुआ है भाई, है ना। तो किस प्रकार लटका हुआ है? तो ये सुखल कमल के समान लटका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केकर गला में मोती शोभत रहे, है ना। केकर गला में मोती शोभत रहे, तो काली मैया कर जो गला में है मोती शोभ रहा था। और ये जो है छोड़ू कपटी माया से लिया गया है। और इनके जो है पद कितना है? 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। तो भाई ये आप मुझे बताइए ना कि आपसे जो प्रश्न पूछे थे कि कितना पद है, तो इसमें जो आपका पद है ना पोड़लो बरखा ऋतु में 4 पद है। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न, और छोड़ू कपटी जो माया के लेखक हैं वह कौन है? बरजूराम। बरजूराम का पूरा नाम क्या है? बरजूराम पाठक जी, है ना। चलिए, ठहरू दाता दिगंबर गीत में धनी के कहल गेल लगे, तो जयनाथ काशी को क्या कहा गया है? धनी कहा गया है। जयनाथ काशी को क्या कहा गया है? धनी कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और इनके जो लेखक हैं किनके? ठहरू दाता दिगंबर के, ये घासीराम हैं। नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा निम्न में से कौन नागपुरी गीत लिखल गेल हके? प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा निम्न में से कौन गीत लिखल गेल हके? तो कौन सा गीत लिखा गया है? शिष्ट गीत, आप याद करिए। कड़की उठलक तरवारी, है ना, कड़की उठलक तरवारी। और ये जो है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तीर उपासल, उपासल कौन रहता है? आपको ये प्रश्न करा दिया गया है। देखते हैं किनको किनको याद है। पिछले सेट मैंने करा, उपासल क्या है, ठीक है। इस कविता में उपासल क्या है? तीर है या फिर तलवार है? जल्दी जल्दी, ठीक है, तलवार है। कमेंट सेक्शन में एकदम तुरंत करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, घुमर घुमर के का परेला। तो घुमर घुमर के का परेला, तो छीटा परेला। काकर छीटा? पानी कर छीटा रे भाई, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है आपको कहाँ से लिए गए हैं? सावन घाटा से लिया गया है। और ये जो है आपका नईमुद्दीन मिर्दाहा लेखक हैं, ठीक है। सावन घाटा से लिया गया है और इनके लेखक नईमुद्दीन मिर्दाहा है। तीर और तलवार देख के कौन कौन कायर लखे भागेला। तीर और तलवार देख के कौन कौन कायर लखे भागेला। तो शोषक डाकू और धन कर लोभी दोनों मन ई देख के तलवार और तीर भागेला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? 41 नंबर प्रश्न जो है, ये जो है आपका जो प्रश्न आज़ादी खातिर कविता शिष्ट गीत से लिया गया है, जिनके लेखक रणविजय नाथ सहदेव हैं। उमड़ी गगन घन घमंड, उमड़ी गगन घन घमंड भाई कौन विधा में छपला है? तो यह एक प्रकार का क्या है? गीत है। क्या है? गीत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, में पद कितना है? 4 पद है। इनके लेखक कौन है भाई? तो कंचन जी हैं। कौन है? कंचन जी हैं। कौन है? चलिए, और इनके लेखक कौन है? कंचन जी। नेक्स्ट चलते हैं हम, केकर बात सुनी के दुर्योधन क्रोधित होलक। केकर बात सुनी के दुर्योधन क्रोधित होलक। तो ये अर्जुन कर बात सुन के जो है दुर्योधन क्रोधित होलक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्जुन कहत बिचारी के ये जो है शिष्ट गीत से लिया गया है, जिनके लेखक जगनिवास नारायण तिवारी जी हैं। छटपट करी छटपटा, 43 नंबर प्रश्न क्या है? छटपट करी छटपटा तलपत मही परिनाथ वासुदेव रछया मोहि करे, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गेल हके?
तो ये जो है ई पंक्ति कौन गीत से आपका लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा संवत 35 साल। ठीक है, और इनके जो लेखक हैं संवत 35 साल के कौन है? दृगपाल राम देवघरिया। कौन है? दृगपाल राम। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कमल कुंज की रचनाएं निम्न में से कौन नागपुरी कवि के द्वारा लिखल गेल है? कमल कुंज, ठीक है, कमल कुंज की रचनाएं किनके द्वारा लिखा गया है? तो दृगपाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है। जय झारखंड कर संपादक के है? जय झारखंड कर संपादक कौन है? जल्दी बताएंगे। तो जय झारखंड कर संपादक कौन है? तो जय झारखंड के संपादक जो हैं बीपी केसरी हैं। कौन है? बीपी केसरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। पंडरा के कैगो बेटा रहे? जो पंडरा है, पंडरा देखिए अभी कौन से कथा से लिया गया है? बिंजा से लिया गया है। ठीक है, तो पंडरा कौन था भाई? ये सारी चीज बताएंगे। पंडरा के पास जमीन बहुत कम था, गरीब था, जमीन भी बहुत कम था, गरीब भी था। तो पंडरा के कैगो बेटा रहे? तो 4 गो बेटा रहे। और ये जो रतिया था ना, जो सोहराई के दामाद बने, ठीक है, रतिया जो थे, रतिया ही पंडरा का बेटा ही रतिया था, जो सोहराई के दामाद यानी कि बिंजा का पति बना, यानी कि बिंजा से लिया गया। यह प्रश्न है। लेखक शारदा प्रसाद शर्मा है। बिंजिया के लेखक कौन है? शारदा प्रसाद शर्मा। पंडरा जो है रतिया का बाप है, बाप का नाम है। ठीक है, रतिया दामाद बनलक के कर? सोहराई के। चलिए 46 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है भाई? सोहराई के पास कितना संपत्ति रहे? सोहराई के पास तो आपका जो है 46 नंबर जो प्रश्न है क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सोहराई के पास कितना संपत्ति रहे? तो देखिए एक चिउरा डांड और एक आना दोइन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सी। रंथु के प्रथम बार शादी के लिए कौन मनालक? रंथु के जो प्रथम बार है शादी के लिए कौन मनाए, है ना? शादी के लिए रंथु को कौन मनाए थे? तो सबसे पहले भाटू मनाए थे। भाटू का जो अर्थ होता है यह कौन होता है? ठीक है, मतलब क्या चीज़ होता है? भाटू का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो जीजा जी होते हैं। ठीक है, जीजा जी होते हैं, है ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। और दूसरी बार कौन मनाए थे? तो इनकी जो है माँ मनाई थी। कौन मनाई थी? माँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। रंथु सिंह का अपन जायदाद केसर के नामे, जो रंथु सिंह है अपन जायदाद केसर के नामे कागज पर लिखकर कौन भाषा में कर ले? जो है मतलब कि ये जो है केसर का नाम, रंथु तो मरलक लेकिन वो जो केसर के नाम पे कर दिलक, लेकिन कौन से भाषा में वो करलक? ठीक है ना, कौन से भाषा में वो करलक? तो कैथी भाषा में वो लिखे थे। ठीक है, कौन से भाषा में? तो कैथी भाषा में वो लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यह जो है रंथु सिंह एक चक्ता रौद से लिया गया है, और एक चक्ता जो है रौद केकर द्वारा लिखल गेल है? जल्द से जल्द बताएं। नेक्स्ट, पहले भोलवा कर बाप सस्ता परिया में, यहां बोल रहा है सस्ता परिया, याद रहे। बाद में बढ़कर कितना हुआ था वो हम आगे बताएंगे। सस्ता परिया में कितना सगुन लेवत रहे ना? पहले भोलवा कर बाप सस्ता परिया में कितना सगुन लेवत रहे? तो 1 रुपया, मतलब कि फी 1 रुपया लेते थे। लेकिन बाद में जो प्राइस बढ़कर कितना हो गया फी का? 5 रुपये हो गए। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है, रद्दी कागज से प्रश्न लिया गया है, और सस्ता परिया में 1 रुपया और फी जब बाद में बढ़ा तो 5 रुपया हो गया था। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रामधनी कहाँ जाते रहे जलखरी और लेपता लेके? तो अंबाझारे जा रहे थे। कहाँ? अंबाझारे। नेक्स्ट, ये रद्दी कागज से लिया गया है, जिनके लेखक विश्वेश्वर प्रसाद केसरी हैं। ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। और रामधनी अंबा लेके, मतलब कि अंबा झारे, है ना, अंबा झारे जलखरी और लेपदा लेके जा रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ भोलवा केकर गुण ना सीखे पारले? तो भोलवा जो है केकर गुण ना सीखे पारले? 51 नंबर प्रश्न। तो अपन बाप कर गुण ना सीखे पारले भोलवा। तो ओकर बाप का रहे तो कविराज, यानी कि वैद्य। ठीक है, वैद्य, डॉक्टर। ठीक है, चलिए ईसा मसीह के जन्म होवल बाद, ठीक है, जन्म होवल बाद कहाँ सुतावल गेलक? तो ये पूरा कर चरनी, और चरनी कर जो अर्थ होला का होला? डिसना, यानी कि बिछावन। क्या होता है? डिसना यानी कि बिछावन। क्रिसमस कर सांझ से लिया गया है।
नेक्स्ट, निरल कै गो मोमबत्ती जलालक क्रिसमस के सांझ में। ने तो निरल कै गो मोमबत्ती जलालक, तो 10 गो मोमबत्ती जलाए थे। नेक्स्ट आपका जो है निरल कर बेटा कर का नाम रहे, मुन्ना नाम रहा था, ठीक है। और निरल कर जो इससे जो बड़ी थी पीटर थे या फिर रोजी दीदी थी। और ये जो है कौन से कहानी कर पात्र है कई निरल, तो ये जो है क्रिसमस कर सांझ से, ये क्रिसमस कर सांझ कर पात्र है कई कौन, निरल, है ना। निरल क्रिसमस कर सांझ कर पात्र है कई, और ये कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 54 नंबर प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, मुन्ना खातिर बंदूक के लाइन दे रहे, तो मुन्ना खातिर बंदूक के लाइन दे रहे, तो रोजी दीदी लाइन दे रहे, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिष्ट कथा की ओर हम लोग चलते हैं। थाना में चोर मन केकर नाम दे दिलाई, तो सोहराई बूढ़ा, ठीक है, देवमन ओहदार, सोहराई बूढ़ा कर बाप। यानी कि देखिए यहाँ है कि थाना में चोर मन केकर नाम दे दिलाई, तो यहाँ सोहराई नहीं होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बताएं। मतलब कि जो ये आपका जो है इस कौन सी कहानी से लिया गया है क्वेश्चन, तो भोटांग डहर से लिया गया है, ठीक है, भोटांग डहर से। तो देखिए इसका जो हो जाएगा सही आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता, यानी कि कोई नहीं, है ना। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से स्टूडेंट कंफर्म है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये जो है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, तो मंगरू का नाम फंसाया था जी, मंगरू का नाम फंसा दिया था। तो चलिए इनके जो लेखक है भोटांग डहर के पंचम साहू। मंगरी कर साधु जो है मंगरू कर शादी के लिए के जोड़ी ढूंढ लई, तो देवमन ओहदार, है ना। अब देवमन ओहदार कैसन आदमी रहे, चंठ आदमी रहे, और इसका जो है सारा नकली पेपर बनवा के मंगरू कर धन दौलत पूरा के लूट ले रहलक, तो देवमन ओहदार ही। सुशीला कर हरखा में विदा कर समय का रखलक, सुशीला लीला के हरखा में, ठीक है, विदा कर समय, हरका मतलब होता है दान दहेज, ठीक है, आचरा में, ठीक है, क्या चीज़ दान में दिए विदा होने के समय, तो लुगा और गहना वो दिए, ठीक है। चलिए लीला कहाँ रहत रहे, तो लीला कहाँ रहती थी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, लीला नानी घर रहती थी, ठीक है। और ये जो है आपका ये सब जो आपके पात्र हैं कौन से कहानी कर पात्र है कई, ठीक है, ये जो है आपके कौन से कहानी कर पात्र है कई, तो ये आपका मनपूरन से लिया गया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपको बता दूं कि जो लीला है, लीला के पापा जी का क्या नाम था, खीरोधर सिंह, ठीक है, क्या नाम था, खीरोधर सिंह। यानी चलिए वो जो आपका प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न क्या है कि सीसी यानी कि सीबा कर बाप, ठीक है, सीबा कर बाप, है ना, सीबा कर बाप कैसे मोर गिलक, तो कुइया में गिर के वो मर गए थे, ठीक है। और ये जो सीबा का जो है भाई से लिया गया है, जिनके लेखक प्रमोद कुमार राय हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सीबा कर कै गो छुआ रहे, तो 5 गो छुआ मन रहे, कितना, 5 गो, है ना, 5 गो। नेक्स्ट आपका कौन मांदी के पाई के नसीबगर बुझत रहे, तो रंथुआ नसीबगर बुझत रहे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कमिश्नर डाल्टन कर सेना रांची में विद्रोह करके कौन जिला में जात रहे, तो जो है कमिश्नर डाल्टन कर सेना रांची में विद्रोह करके कौन जिला में जात रहे, तो रामगढ़ जिला जात रहे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 63 नंबर, क्या कहता है भाई, टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो एडी क्लासेस ऐप जल्द से जल्द डाउनलोड करें और सारे टेस्ट को आप दें। जय मंगल सिंह को डोरंडा छावनी कर पलटन लेकर निकलने के लिए किसने बोला था, तो ये पांडे गणपत राय जी बोले थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, चाईबासा और पलामू में खबर भेज देने के लिए किसने बोला 1857 विद्रोह के लिए, जो आगाह के लिए, है ना, विद्रोह करने के लिए, जो आगाह के लिए कि भाई विद्रोह करना है, कौन ये बोले थे, तो ये चाईबासा पलामू के लिए पांडे गणपत राय जी बोले थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, डाल्टन को भागने के लिए कौन बोला था, कि भाई भाग जाइए, मतलब कि भागने के लिए कौन बोला, नादिर अली, पांडे गणपत राय और ये सब के डर से, विश्वनाथ शाही के डर से कौन भागने के लिए डाल्टन को बोला था, तो परगनैत बोला था। और डाल्टन शाबाश बहादुर
डूर बोला था, ठीक है। डाल्टन जो है शाबाश बहार डूर बोला था, है ना, याद रखिएगा। शाबाश हुजूर, सर्वनाश हुजूर, सर्वनाश कौन, यानी कि 86 नंबर प्रश्न है, सर्वनाश हुजूर, सर्वनाश कौन और, ठीक है, कौन और किससे बोला। सर्वनाश हुजूर, सर्वनाश कौन और किससे बोला, तो ये परगनाइट जो है डाल्टन से बोला था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन जिला में होलक, ठीक है। प्रफुल्ल कुमार राय कर जो जन्म है कौन जिला में होलक, तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा गुमला जिले के पहाड़ बंगरू में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, गुमला जिले के पहाड़ बंगरू में। भाई तो इनका जन्म तो यहाँ हुआ था, लेकिन ये जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, तो ये जन्म कब हुआ था, जल्दी बताएं। इनका जो जन्म तिथि है विवादित है, ठीक है, यानी कि 2 जन्म तिथि, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है ना। तो इनके जो है जन्म तिथि 8 फरवरी 1928 को हुआ था, है ना, और कोई 1932 बोलते हैं, ठीक है। तो और जो है इनके पिताजी का जो है इनका मृत्यु कब हुआ था, निधन कब हुआ था, तो इनका निधन जो है 7 फरवरी 1991 में हुआ था, 64 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट, प्रफुल्ल कुमार राय किरानी का काम कौन ईस्वी में छोड़े, किरानी का काम कौन ईस्वी में छोड़े, तो 1945 में छोड़े थे, ठीक है। और 1945 में छोड़ने के बाद कहाँ ये सरकारी नौकरी करने चल दी थी, यानी कि 1945 में तो काम छोड़े, फिर कहाँ काम पकड़े, ठीक है, जल्दी ये बताएंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन नागपुरी कवि सीता माई कर दुख कर कथा बनवास बेरा कर कथा कर सुंदर शैली में बखान कर ले है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा, है ना। मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है यही सीता माई का बखान किए हैं। तो भाई मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1922 को, 31 जुलाई 1922 को बिजुलिया रातों में। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न, गीत आइश के कुछ काइल के निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर रचना है, तो शारदा प्रसाद शर्मा कर रचना है, और इन्हीं को कवि रत्न कर उपाधि दिया गया। कवि रत्न का उपाधि किसे दिया गया है, इन्हीं को, भागलपुर, हाँ भागलपुर से इनका कवि रत्न का उपाधि दिया गया था, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनका जन्म कब बताया भाई, 5 नवंबर, ठीक है, 5 नवंबर 1927 को। शारदा प्रसाद शर्मा का निधन झारखंड के कौन जिला में हुआ, तो रांची में हुआ था। अब भाई इनका जो रांची में हुआ, ठीक है, रांची में तो हो गया, और जन्म स्थान कब, है ना, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इनका भी जन्म जो है गुमला में हुआ था। कहाँ, गुमला में। नेक्स्ट, और निधन रांची में हुआ। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, उपेंद्र पाल नहन का किस गांव में निधन हो रहे, तो गोकुल नगर गुमला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नहन जी के माता का क्या नाम था, तो यानी कि उपेंद्र पाल नहन, नहन यानी कि उपेंद्र पाल नहन, यानी कि नहन जी के माता का क्या नाम था, तो नहन जी के माता का जो नाम था, ये नाम था जनक नंदिनी, और इनका जो जन्म तिथि हुआ था, यानी कि जन्म जो लिए थे ये सहनी उपेंद्र पाल नहन कब लिए थे, 15 अक्टूबर 1930 को, कार्तिक मास कर कृष्ण अष्टमी को, तारागुटू गुमला में। निधन कब हुआ था, 29, ठीक है, निधन कब हुआ था, 29 जुलाई 2021। नेक्स्ट, डॉक्टर बीपी केसरी यानी कि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ, है ना। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ, तो ये 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। भाई कब, 14 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नागपुरी कवि हिंदी में एमए और एमए में पीएचडी कर ले, ठीक है, हिंदी में तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्न में से कौन नागपुरी कवि अनुमंडल पदाधिकारी रांची के ऑफिस में 1.5 महीना तक काम कर लें, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, 78 नंबर प्रश्न जो है आपका, नागपुरिया समाज का सचिव के चुनल गेल हके, तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को चुना गया है। क्या चीज, नागपुरिया समाज कर क्या सचिव, नागपुरिया समाज का सचिव किसे चुना गया है, नईमुद्दीन मिर्दाहा को, है ना, नईमुद्दीन मिर्दाहा को। और ये जो है मेजुर पाइक, नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा ही मेजुर पाइक जो लिखा गया था, कब लिखा गया था मेजुर पाइक, तो मेजुर पाइक 1982 में ये लिखा गया था। कब, 1982 में। और जो है यह एक कहानी संग्रह है। मेजुर पाइक क्या है, कहानी संग्रह। नेक्स्ट
नागपुरी कवि गिरिराज को घासीराम सम्मान कब मिला? तो 25 जनवरी 2004 को। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि गिरिराज को विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार कब देवल गेलक? तो विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था, है ना? गिरिराज को विशेष सेवा सम्मान पुरस्कार कब दिया गया था? 5 सितंबर 2001 को। 5 सितंबर 2001 को, है ना? 5 सितंबर। भाई गिरिराज के कितने बेटा और कितनी बेटियां थी? तो 2 बेटा और 1 बेटी, 2 बेटा 1 बेटी, और इनका जन्म यही 5 दिसंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, रांची कॉलेज पत्रिका कौन नागपुरी कवि कर लिखल रचना है? रांची कॉलेज पत्रिका कौन नागपुरी कवि कर लिखल रचना है के? तो ये कुमारी बसंती के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नागपुरी कवि डॉक्टर कुमारी बासंती कर द्वारा निम्न देवल में से कौन कौन रचना है? तो ये सभी है, लोकोक्ति, साहित्य और नागपुरी कर सौरभ सारे हैं। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न, रुगड़ा खुखड़ी कौन विधा में छपल है? तो रुगड़ा खुखड़ी जो है यह एक कहानी संग्रह है। रुगड़ा खुखड़ी का है, यह एक कहानी संग्रह है। रुगड़ा खुखड़ी क्या है? कहानी संग्रह। उमड़ी गगन घन घमंड कौन विधा में छपल है? तो यह एक प्रकार का गीत है ना? क्या है? गीत है। नेक्स्ट सोहराई गीत ना, सोहराई गीत मुख्य रूप से किस समुदाय के लोगों का यह लोक संगीत है? तो अहीर लोगों का, यह अहीर समुदाय के लोगों का यह लोकगीत है। ठीक है, लोक संगीत है, लोकगीत है। नेक्स्ट जो है आपका अगला, झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत आहे? झिंग फुलिया कौन पहर कर गीत आहे? तो ये पहिल सांझा गीत है। कौन गीत है? पहिल सांझा गीत है। नेक्स्ट, छड़ा कौन अंग कर गहना है के? छड़ा कौन अंग कर गहना है के? तो पैर कर ये छड़ा जो है गहना है ना? जैसे नथिया नाक में पहना जाता है, इन द सेम वे जो छड़ा कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। सरहुल और कर्म पर्व के अवसर पर निम्न में से कौन कौन वाद्य यंत्र नहीं बजावल जाएला? तो सिर्फ बीन नहीं बजाता है, और ये जो है बीन में नागपुरी लोक संगीत में बीन वाद्य यंत्र का स्थान नहीं है, ये सारे बजते हैं। मांदर, नगाड़ा, घंटा सारे बजते हैं, लेकिन बीन नहीं बजता है। चलिए अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी में अंतस्थ व्यंजन कितना होवेला? नागपुरी में अंतस्थ व्यंजन कितना होवेला? तो अंतस्थ जो व्यंजन होता है 4 होता है, और ये व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व, एकदम रट लेंगे, अंतस्थ व्यंजन है ये। नागपुरी में तत्सम कौन है के? निम्न में से नागपुरी में तत्सम कौन है? 90 नंबर जो प्रश्न है, 90 प्रश्न जो है, निम्न में से नागपुरी में तत्सम कौन है के? तो यानी कि कार्य और युवती जो है तत्सम है। तत्सम नागपुरी में जो संस्कृत जैसा व्यवहार हो, उच्चारण में संस्कृत जैसा लगे, उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव हिंदी जैसा जो उच्चारण लगे, हिंदी। जन्माष्टमी कौन गीत है के? जन्माष्टमी कौन गीत है के? जल्दी बताएं, जन्माष्टमी किस प्रकार का गीत है? तो ये व्रत संबंधी गीत है। ठीक है, व्रत संबंधित गीत है। उदासी 92 नंबर प्रश्न, उदासी गीत में कौन कौन वाद्य यंत्र बाजेला? ठीक है, केंद्रा, टोहिला, बांसुरी, मुरली, सारंगी, बनम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी ये वाद्य यंत्र बजते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, ई गछ में भूत मनक के बसेरा है के? वाक्य में ई कौन वाचक सर्वनाम है के? तो ई जो है कौन वाचक सर्वनाम है? निश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, वहीं 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? 94 नंबर प्रश्न है कि लकड़ी कौन लिंग है? तो यह बेलिंग है। लकड़ी कौन लिंग है? बेलिंग है। नेक्स्ट, कंगन और चूड़ी खोजने 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कंगन और चूड़ी खोजने राजकुमार चौथा बार केकर पास गेलक? तो जमदूत के पास। अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो इसे क्रम में सजाकर आप भेजिए। ठीक है, क्रम में सजाइए कि सबसे पहले किसके पास गए थे। ठीक है ना? तो सबसे पहले किसके पास गए थे? जल्दी बताएं। ससुर के पास, ससुर के पास, फिर चांद महाराज है, चांद महाराज गुरु बाबा, फिर जमदूत। हरिन बेटा छुआ का, यानी कि हरिन बेटा छुआ का कौन गछ के नीचे इंतजार, यानी हरिन बेटा छुआ का कौन गछ के नीचे इंतजार करती थी? तो महुआ गछ के नीचे वह इंतजार करती थी। बन हरिनी कर बेटा से यह आपका लोक कथा से प्रश्न लिया गया है। कुम्हार बेटा छोरा के लिए कौन खिलौना बनाया? नहीं ना, किस प्रकार का खिलौना? तो कुम्हार जो है बेटा छोड़ा के लिए, बेटा छुआ के लिए कौन खिलौना बनाया? तो काठ का घोड़ा बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, राजा चोंचा और चराई को मारे गेलक तो का से टकरालक? ना, तो पेड़ से टकरालक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चोंचा, चराई और राजा से यह प्रश्न लिया गया है। छोटकी के बेटा छुआ जन्म होने पर
का बजवाए के लिए राजा बोलक, तो सोना कर घंटा बजाने के लिए बोले थे, है ना, का चीज़ बनाने के लिए, सोना कर घंटा। और देखिए दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है और ये आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्योंकि मेहनत बहुत लगते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट हो रहे हैं, एक टेस्ट बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं और इसे एनालिसिस भी करने में बहुत समय लगते हैं। तो दोस्तों, ये मेहनत कारगर हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप लोग सभी सफल हों, ठीक है। तो मैं ना कर बूट का में घुस गेल रहे तो काट कर दरार में घुस गेल रहे। तो दोस्तों, ये बताए आपका जो है यहाँ टोटल क्लास यानी कि क्लास जो है टेस्ट नागपुरी फुल टेस्ट का जो है आपका एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक एडी क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें एडी क्लासेस पर फुल टेस्ट लगाने के लिए, और यहाँ आप नागपुरी का फुल कोर्स भी खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।